Assalamu alaikum viewers, hope you're well. Welcome to my YouTube channel Sunshine. Today in this video we are going to discuss a very important type of water pollution known as thermal pollution. We will discuss its causes, effects and solutions in detail as well. But for now let's start with its introduction. What is thermal pollution? Thermal pollution is defined as a sudden increase or decrease in temperature of a natural body of water, which may be ocean, lake, river, or pond, by human influence. यानी एक नेचुरल बॉडी ऑफ वाटर का टेम्परेचर या तो ऑप्टिमम टेम्परेचर, स्टैंडर्ड टेम्परेचर या नॉर्मल टेम्परेचर से हाई हो जाता है या फिर लो हो जाता है. किस वजह से होता है? ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से इन जनरल. This normally occurs when a plant or facility takes in water from a natural resource and puts it back with an altered temperature. यानी हमारी इंडस्ट्रीज़, हमारे पावर प्लांट्स नेचुरल रिसोर्सेज से वाटर अपटेक करते हैं ताकि उसे यूज़ कर सकें अपने कूलिंग पर्पसेस के लिए, क्योंकि वाटर जो है उसमें एबिलिटी होती है हीट को एब्जॉर्ब करने की. तो अपने इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस में एज अ कूलिंग एजेंट तो वो इसे यूज़ करते हैं, लेकिन इसी फॉर्म में जब वाटर प्रोसेस को कूल करता है तो हीट को खुद एब्जॉर्ब कर लेता है. इस हीटेड वाटर को वो बग़ैर ट्रीट किए जब वापस नेचुरल वाटर बॉडी में डालते हैं तो इससे क्या होता है? नेचुरल वाटर बॉडी का टेम्परेचर वेरी करता है, ऑल्टर कर जाता है, वो भी सडनली. तो ये एक हीट शॉक मिलता है वहाँ पे मौजूद मेरीन ऑर्गेनिजम्स को. सो the rise in water temperatures because of global warming can also be considered as a form of thermal pollution. इसके साथ साथ हमारे जो इन्वायरमेंट है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है इसके नतीजे में भी जो एक्सपोज्ड वाटर बॉडीज़ हैं उन पे जब डायरेक्ट हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज गिर रही हैं तो उनका भी टेम्परेचर नेचुरली राइज़ कर रहा है, जो वहाँ पे मौजूद ऑर्गेनिजम्स के लिए बिल्कुल फेवरेबल नहीं है. सो ये भी थर्मल पोल्यूशन का एक सोर्स है. इसके साथ साथ मेनी ह्यूमन एंड नेचुरल फैक्टर्स कंट्रीब्यूट टू द प्रॉब्लम ऑफ थर्मल पोल्यूशन, जिसमें से जो मेन कॉज है हमारे पास वो क्या है? कूलिंग फॉर इंडस्ट्रियल मशीनरी एंड पावर प्लांट्स, जो हम अभी डिस्कस करके आए हैं. रीज़न वही है कि वाटर एक एक्सेलेंट फ्री कूलिंग एजेंट है, इसको मशीनरीज यूज़ करती हैं और बाकी जब इसे थ्रो बैक किया जाता है तो इसका टेम्परेचर जो है कंपैरेटिवली वार्मर हो चुका होता है. तो जब यही वाटर अनट्रीटेड फॉर्म में दोबारा से डिस्पोज किया जाएगा, डंप किया जाएगा उसी नेचुरल बॉडी में, तो उस बॉडी का टेम्परेचर राइज़ कर जाएगा. इसके साथ साथ कुछ नेचुरल कॉजेज़ ऑफ थर्मल पोल्यूशन की अगर हम बात करें तो जियोथर्मल वेंट्स, हॉट स्प्रिंग्स, ये इनकी वजह से भी क्या होता है? एक नेचुरल वाटर बॉडी का टेम्परेचर हाई हो जाता है. इसके साथ साथ जब सॉइल इरोजन होती है, डिफॉरेस्टेशन होती है या फिर वाइल्ड फायर्स होती हैं, तो उसके नतीजे में भी क्या होता है कि हमारे पास जो वाटर बॉडीज़ हैं उनके ऊपर तो कोई शेड नहीं रहा. अब उनके ऊपर शेड नहीं है तो सनलाइट से वो डायरेक्टली एक्सपोज्ड हैं, और इन्वायरमेंट में सनलाइट भी कौन सी वाली है? ग्लोबल वार्मिंग की वजह से हार्मफुल यूवी रेज आ रही हैं, तो इस वजह से भी वाटर का टेम्परेचर रेज कर जाता है. इसके अलावा वो पॉन्ड्स जो एक जगह स्टैटिक हैं वो भी रिलेटिवली ज़्यादा हीट एब्जॉर्ब करते हैं फ्रॉम सन. तो इस तरह से ये तमाम जो हैं कॉजेज़ थे थर्मल पोल्यूशन के. अब अगर हम इसके इफ़ेक्ट्स की बात करें तो थर्मल पोल्यूशन ओवरऑल एक नेगेटिव फोर्स है फॉर मैनी रीजंस. फर्स्ट ऑफ ऑल, इसकी वजह से जो बायोलॉजिकली डिज़ोल्व ऑक्सीजन होती है वाटर के अंदर वो उसका लेवल कम हो जाता है. वाई? बिकॉज वार्म वाटर में कम एबिलिटी होती है ऑक्सीजन को होल्ड करके रखने की एज़ कम्पेयर टू कोल्ड वाटर. इसके साथ साथ वो ऑर्गेनिजम्स जो कि ऑक्सीजन पे डिपेंड कर रहे हैं अपने नॉर्मल फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए, तो वो ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो ज़्यादा थ्रेट में चले जाएंगे, उनके लिए ये रिस्की होगा. इसके साथ साथ जो एल्गल ब्लूम्स हैं वो वाटर में बनना शुरू हो जाएंगे. माइग्रेशन की बात करें तो वो ऑर्गेनिजम्स जैसे कि फिशेस एंड एम्फीबियंस जो कि मोटाइल हैं, जिनमें एबिलिटी है मोर सूटेबल लोकेशन में मूव करने की, वो तो कर जाएंगे, लेकिन पीछे जो हमारा इकोसिस्टम है उनके मूव करने की वजह से जो नेचुरल एक्वाटिक बैलेंस है वो डिस्टर्ब होकर रह जाएगा. इसके साथ साथ अगर हमारे पास जो वाटर नेचुरल रिसोर्स से लिया गया था उसे फर्दर केमिकल प्रोसेसेस की कूलिंग के लिए यूज़ किया गया, तो उसमें बहुत से हैवी मेटल्स या टॉक्सिन्स जो हैं आ जाएंगे
और अगर इस वाटर को वही अनट्रीटेड फॉर्म में एक्सपोज किया गया तो ना सिर्फ नेचुरल वाटर बॉडी का टेम्परेचर राइज होगा बल्कि उसमें हार्मफुल टॉक्सिन्स भी ऐड इन हो जाएंगे। इसके नतीजे में क्या होगा, केमिकल्स अपना टॉक्सिक इफेक्ट्स वहाँ पे मौजूद लिविंग ऑर्गेनिजम्स लाइक प्लांट्स एंड एनिमल्स पे शो करेंगे। और केमिकल्स फर्दर क्या कर सकते हैं, जो डीएनए है उसके साथ रिएक्ट करके म्यूटेशंस कॉज कर सकते हैं डीएनए में, जिससे फर्दर जनरेशन्स तक इफेक्ट होंगी। इसके अलावा वो स्टेरिलिटी कॉज कर सकते हैं ऑर्गेनिजम्स में। तो इस तरह से ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिजम्स एंड केमिकल टॉक्सिन्स की वजह से भी होगी। लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी की बात करें तो जो सडन हीट शॉक मिलेगा वल्नरेबल ऑर्गेनिजम्स को जो ऑलरेडी सेंसिटिव हैं, तो इस हीट शॉक को नहीं, इस हीट शॉक के बाद सर्वाइवल उनका बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा और जो इंडेंजर्ड स्पीशीज़ हैं वो मज़ीद थ्रेट में आ जाएंगे। इकोलॉजिकल इम्पैक्ट्स की बात करें तो जैसे कि हमने अभी जिक्र किया कि बायोडाइवर्सिटी नहीं रहेगी तो क्या होगा, हमारे पास फूड सोर्सेज में भी कमी आ जाएगी। फूड सोर्सेज पे जो है ह्यूमन बींग्स भी डिपेंड कर रहे हैं, मरीन एक्वाटिक लाइफ पे ह्यूमन बींग्स भी डिपेंड कर रहे हैं। इसके अलावा जो फूड चेन के ऑर्गेनिजम्स हैं वो भी आपस में एक दूसरे पे डिपेंड कर रहे हैं, तो हमारे पास इकोलॉजिकल लॉस होगा। और जो कोरल रीफ्स हैं उनकी भी ब्लीचिंग स्टार्ट हो जाएगी। ये भी ऑब्जर्व करने को मिला है कोस्टल वाटर में, जो कि पावर प्लांट्स के करीब देखे गए हैं। इसके साथ साथ रिप्रोडक्टिव इफ़ेक्ट्स की अगर हम बात करें तो जो वार्मर वाटर, जब सडन चेंज इन वाटर टेम्परेचर होगा तो हमें मालूम है कि ऑर्गेनिजम्स को एक स्पेसिफिक ऑप्टिमम टेम्परेचर रिक्वायर्ड होता है अपने नॉर्मल प्रोसेसेस को परफॉर्म करने के लिए, क्योंकि ऑर्गेनिजम्स के अंदर एंजाइम्स होते हैं जो मुख्तलिफ प्रोसेसेस को डील कर रहे होते हैं, स्पीड अप कर रहे होते हैं, रन कर रहे होते हैं। तो अब जब वो टेम्परेचर ही ऑल्टर हो गया है तो अब क्या होगा, फर्टिलिटी ऑफ सम ऑर्गेनिजम्स अफेक्ट होगी। और अगर वो रिप्रोड्यूस कर भी लें तो जो न्यू बॉर्न जो एग्स होंगे वो इस एनवायरनमेंट में डिफेक्टिव पैदा होंगे और जो केमिकल चेंजेस हैं वो भी उनकी बॉडीज़ को जो हैं वो अफेक्ट करेंगे बैडली। इसके साथ साथ जो केमिकल्स हैं और वार्मर वाटर है वो बेसिकली कोल्ड ब्लडेड फिशेस, तो उसमें सर्वाइव करना उनके लिए आसान है, लेकिन वो भी ऐसा सिर्फ लिमिटेड टाइम के लिए करेंगी, क्योंकि जब कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स को वार्मर टेम्परेचर मिलेगा जो कि उनके लिए सूटेबल है सिर्फ, तो इससे उनका मेटाबॉलिज्म स्पीड अप हो जाएगा। जब मेटाबॉलिज्म स्पीड अप होगा तो उनकी फूड डिमांड बढ़ेगी, लेकिन फूड डिमांड को फुलफ़िल करने के लिए ऑर्गेनिजम्स तो मौजूद ही नहीं है एक्वाटिक सिस्टम में। एक्वाटिक सिस्टम का जो बैलेंस है वो तो डिसरप्ट होकर रह गया है ऑलरेडी थर्मल पोल्यूशन की वजह से। अब इनकी ये जब नीड फुलफ़िल नहीं होगी तो इनका सर्वाइवल भी मुश्किल हो जाएगा। अगर हम सॉल्यूशंस थर्मल पोल्यूशन की बात करें तो हम इफ़ेक्टिवली क्या कर सकते हैं इस थर्मल पोल्यूशन को प्रिवेंट करने के लिए, हम कूलिंग पॉन्ड्स बना सकते हैं। कूलिंग पॉन्ड्स और रिजर्वॉयर्स क्या करेंगे, उसमें हम वाटर को, हीटेड वाटर को या वार्मर वाटर को जो कि इंडस्ट्री से आया है, पावर प्लांट से आया है, उसको हम उसमें रिटेन रखेंगे ताकि जो हीट है उसकी वो डिसिपेट हो जाए। इसके साथ साथ हम वार्मर वाटर को डायरेक्टली कुछ ऐसे कंडेंसर सिस्टम से भी गुजार सकते हैं जो कि उसको वापस से कूल कर देंगे, उसके टेम्परेचर को डाउन कर देंगे। इसके साथ साथ हम कुछ ऐसे आर्टिफिशियल लेक्स बना सकते हैं, इंडस्ट्रीज़ और पावर प्लांट्स स्पेशली ऐसे आर्टिफिशियल लेक्स बना सकते हैं जिसके एक एंड से वो पानी लें अपनी यूटिलाइजेशन के लिए और दूसरे एंड में थ्रो कर दें, फिर दूसरे एंड का पानी का टेम्परेचर जब कूल डाउन कर जाए तो उसे वापस रीयूज़ कर लें। तो इस तरह से आर्टिफिशियल लेक्स जो कि मैन मेड ही होंगे वो एक पॉसिबल अल्टरनेटिव है इस थर्मल पोल्यूशन को अवॉइड करने का। वाटर रीसाइक्लिंग की बात करें तो हम इंडस्ट्रियली ट्रीटेड वाटर को रीसाइकिल करें और डोमेस्टिक पर्पसेस के लिए यूज़ करें, या फिर इंडस्ट्रीज़ में ये जो हीटिंग रिक्वायर्ड है वो जो है हम इसी जो हीट डिसिपेट हो रही है वार्मर वाटर से, इस हीट को वहाँ यूटिलाइज़ कर लें। अदर एप्लीकेशंस की बात करें तो जो थर्मल डिस्चार्जेस हैं पावर प्लांट से जो हो रहे हैं उन्हें हम इंडस्ट्रियल एंड स्पेस हीटिंग, यानी इंडस्ट्रीज़ में या फिर एक स्पेसिफिक एरिया को हीट करने के लिए जो रिक्वायरमेंट होती है हीट की, उससे हम इन थर्मल डिस्चार्जेस से फुलफ़िल कर सकते हैं। इसके अलावा सॉइल वार्मिंग जो की जाती है ताकि ऑर्गेनिक मैटर के डिके को स्पीड अप किया जा सके बाय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, तो
उस पर्पज़ के लिए भी जो है, उस हीटिंग के लिए भी हम इन थर्मल डिस्चार्जेस को यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा जो फ़िश कल्चरिंग होती है, यानी आर्टिफिशियल ब्रीडिंग ऑफ फ़िशेस की जाती है, या लाइव स्टॉक की एक सस्टेनेबल एनवायरनमेंट क्रिएट की जाती है ताकि उनकी अच्छी ग्रोथ हो सके। उनके जो शेल्टर्स बनाए जाते हैं उनमें जो हीट को एक टेम्परेचर मेंटेन मॉडरेट रखा जाता है उस पर्पज़ के लिए, या फिर ग्रीन हाउसेस में जो हीट रिक्वायर्ड होती है वो जियोथर्मल एनर्जी से भी ली जाती है। इसके साथ साथ जियोथर्मल हीट को भी वहाँ यूज़ किया जाता है, और हम यहाँ से पावर प्लांट्स के थर्मल डिस्चार्जेस को भी यूज़ कर सकते हैं इस पर्पज़ को अचीव करने के लिए। That's it for this video. Hope you have understand this topic well. Stay tuned for more informative stuff and stay blessed.